क्या आपको खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट में जाना पड़ता है? क्या आपका पेट फूला फूला लगता है? क्या आपके पेट में क्रैम्पिंग होती है, ब्लोटिंग होती है और आपका कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट करता हो, या केवल कॉन्स्टिपेशन बना हुआ हो, या लगातार आपको डायरिया की शिकायत हो, तो आप इरिटेबल बावल सिंड्रोम से पीड़ित हैं। और ये आज का वीडियो आप ही के लिए है, या आपके मित्रों में कोई इस तरह के तकलीफ़ वाले लोग हों तो उनको ये वीडियो उनको दिखाएं, शेयर करें और बताएं। मैं इसमें चर्चा करूंगा कई दवाओं का जो आईबीएस में काम करती है, और इसके साथ साथ मैं परहेज भी बताऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि आईबीएस कोई सीवियर डिजीज नहीं है, ये परमानेंट ऑर्गन डैमेज नहीं है, बल्कि ये आपके गट में जो आपकी आंत है कि सेंसिटिविटी और मूवमेंट का डिसऑर्डर है। ये तमाम लोग समझते हैं कि बहुत क्रॉनिक और ख़राब बीमारी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके कारणों में मैं आपको चर्चा करूंगा। स्ट्रेस और एंजाइटी पहला कारण है। स्ट्रेस और एंजाइटी, अगर आपके दिमाग पर हमेशा किसी तरह का स्ट्रेस बना हुआ हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, जॉब का प्रेशर हो, डायरेक्ट एंजाइटी हो, आपके बाउल में मूवमेंट का अपसेट ये कर देती है। किसी भी तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन आपके बाउल के मूवमेंट में अपसेट कर देती है। या तो उसको डायरिया हो जाता है, या उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या बार बार जाने की इच्छा होती है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण है एबनॉर्मल मसल्स कॉन्स्ट्रैक्शंस। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो आंतों की मूवमेंट होती है, जिससे खाना जो है नीचे की तरफ सरकता है, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए, वो कभी खाना को आगे बढ़ावे, कभी न बढ़ावे, इस तरह के मूवमेंट से तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाती है, कभी तुरंत खाना खाने के बाद जाने की हाजत हो जाती है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है गट की सेंसिबिलिटी। आंतों की सेंसिबिलिटी जो है, गट आंतों के पेट के पूरे एब्डोमेन के आंतों की, छोटी से बड़ी आंत की इंटेस्टाइन में अगर सेंसिटिविटी हो जाए, नर्व्स जो हैं वो सेंसिटिव हो जाए, खाना खाने के बाद ही से ही, माने थोड़ा भी नॉर्मल खाना हो, उसको भी खाने के बाद तेज आंतों में दर्द हो जाता हो और डायरिया लगती हो, ये गट सेंसिबिलिटी। किसी लोगों की गट में जो एब्डोमेन है उसमें सेंसिबिलिटी हो जाती है। इन्फेक्शन से हो जाता है, कभी कभी स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इसके कारण आईबीएस होती है। कभी कभी फूड इंटॉलरेंस से, किसी आदमी में फूड टॉलरेट करने की, भोजन को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे लोगों में स्पाइसी, ऑयली और डेयरी फूड खाने से, शुगर खाने से गट में इन्फ्लामेशन और इरिटेशन हो जाता है। इसकी वजह से ये रोग होता है। कभी कभी बैक्टीरिया की वजह से, जियार्डियासिस, एमोबियासिस आदि बैक्टीरिया की वजह से पेटों में, आंत में बार बार टट्टी जाने की इच्छा होने लगती है। इस तरह से ये 5 तरह का तरीका है, 5 कारण है जिसके वजह से ये एब्डोमेन में आपको आईबीएस हो जाता है। आईबीएस के लिए मैं कुछ पॉपुलर होम्योपैथिक रेमेडी को बताऊंगा। यद्यपि होम्योपैथिक में रेमेडी जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम, माइंड से लेकर के फिजिकल, जनरल और पर्टिकुलर मिला करके ये छांटी जाती है दवा।
लेकिन मैं ऐसी दवाओं को बता रहा हूँ जो कॉमनली यूज होती है और आपको आराम दे सकती है। मेडिसिन जो सबसे पहले है नक्स भूमिका के मरीज की लाइफ स्टाइल की वजह से, सेडेंटरी लाइफ जीने की वजह से, एक ही जगह पर बैठे बैठे काम करने से, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ ना करता हो, इसकी वजह से उसके सेडेंटरी लाइफ में हाई स्ट्रेस अगर हो जाए, बार बार स्टूल जाने की इच्छा करे और जाने के बाद हो नहीं, बार बार लगातार जाने की इच्छा करे, टट्टी जाने की, और जाने के बाद टट्टी भी न हो, ये नक्स का लक्षण है। इसमें केवल हवा खुल करके रह जाए तो नक्स भूमिका दवा होगी। नक्स भूमिका दवा को 6 पावर में, क्यू में भी आप ले सकते हैं 5-5 बूंद दिन में 3 बार, और 6 पावर में भी 5-5 बूंद दिन में 3 बार, 2 चम्मच पानी में। और अगर दोनों नहीं मिलती है तो आप 30 में लीजिए, 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम, 1 चम्मच पानी में। उसके बाद जो दूसरी दवा होती है लाइकोपोडियम, ये लोअर एब्डामन में अगर ब्लोटिंग हो जाए, पेट के निचले हिस्से में अगर ब्लोटिंग हो, फुलनेस हो जाए, और शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच इसका रोग बढ़ता है। ये लीवर की प्रोमिनेंट दवा है। ऐसे लोगों की दवा है जो फिजिकली वीक हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और मेंटली स्ट्रांग हैं, जो मानसिक रूप से वो स्ट्रांग, मस्तिष्क उसका बहुत डेवलप होता है। अपर पार्ट जो है बॉडी का, अपर पार्ट इमासिएटेड, अपर पार्ट जो है दुबला पतला लगता है, और नीचे के पार्ट में हो सेमी ड्राप्सिकल हो जाए, ऐसे लोगों की ये दवा है। इस दवा को, लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में 5 बूंद डेली लीजिए। 5 बूंद केवल 1 बार सुबह या शाम में कोई समय निश्चित कर लीजिए और लेते रहिए। इसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम, एंजाइटी, नर्वसनेस या किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यू या ट्रेवल से पहले स्टूल का हाजत हो जाए, स्टूल जाने के लिए अर्जेंट और फ्रिक्वेंट इच्छा हो जाए, ऐसा अगर आपको तकलीफ़ है, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, इंटरव्यू etc, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा होती है। उसके बाद जेलसेमियम दवा होती है। जेलसेमियम में गैदरिंग में, कहीं किसी फंक्शन में जाने से अगर बार बार टट्टी जाने की, या फंक्शन के पहले टट्टी जा कर के ही फंक्शन में जाए, तो ऐसे मरीज़ को जेलसेमियम दिया जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेलसेमियम दोनों को 6 या 30 पावर में 5 बूंद सुबह शाम 2 चम्मच पानी में डाल कर लें। तीसरी दवा होती है कोलोसिंथ। पेट में जब तेज क्रैम्प हो जाए, दर्द हो जाए, और जाने पर, पेट को दबाने पर या पेट के बल लेटने पर, प्रेशर देने पर आराम हो जाए, तो ऐसे रोगी की दवा कोलोसिंथ होती है। कोलोसिंथ तत्काल में ही अगर आप क्यू में देते हैं तो 5 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए, तुरंत ही आराम हो जाएगा 5 बूंद पिलाने के बाद। और लेकिन इसको लंबे समय तक देना हो तो 30 पावर में दीजिए, 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम। इसके बाद 2 दवाएं आती हैं, एलोच और पोडोफाइलम। ये दोनों दवा सुबह सुबह डायरिया की, सुबह उठते ही अगर टट्टी लग जाए, बिस्तर से तेज़ भागना पड़े, तो इसकी दवा है एलोच और पोडोफाइलम। पोडोफाइलम में जो है वो बच्चों के लिए विशेष तौर पर ग्रीनिश डायरिया होती है, जो हरे रंग की डायरिया होती है, उसमें यह काम करता है।
इन दोनों दवाओं को सिम्टम के आधार पर 5 बूथ सुबह, 5 बूथ दोपहर और 5 बूथ शाम को 6 पावर में या 30 पावर में लें। इसके अलावा इसकी क्रॉनिक दवा होती है सल्फर। मॉर्निंग डायरिया, सुबह उठकर बिस्तर से भागना पड़ता हो टॉयलेट के लिए, नहीं ऐसा लगता हो कि कपड़ा खराब हो जाएगा, तो सल्फ़र दवा इसकी क्रॉनिक होती है। एलोज और पोडोलाफाइलम के बाद सल्फ़र को देना पड़ेगा, तब जा कर के कम्प्लीटली रोग ठीक होगा। सल्फ़र को भी 30 पावर में 5 बूंद लेना है। इन दवाओं को कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक लें और आवश्यकतानुसार इसको बढ़ाएं और सलाह भी लें डॉक्टर से भी। अगर मुझसे सलाह की ज़रूरत होगी तो ऑनलाइन मेरी सुविधा उपलब्ध है, जो 500 रुपये की मामूली फ़ीस से आपको सुविधा मिलेगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर है 9956026731। फिर से नोट कीजिए 9956026731। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अब इसके बाद आता है परहेज। परहेज आप क्या करेंगे? परहेज आईबीएस के रोगी के लिए परहेज जो है वो 50% फ़ायदा करता है। दवा 50% और परहेज 50%, ये दोनों मिला करके मरीज़ ठीक होता है। इसमें हाई फूड्स नहीं लेना चाहिए, जैसे ओनियन नुकसान करता है। इसमें ओनियन माने प्याज, गार्लिक माने लहसुन, गोभी कोबेज, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, और आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होता है, शुगर के मरीज़ जो स्वीट करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं, वो या आर्टिफिशियल जितने फूड्स हैं बने बनाए वो नुकसान करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट के जितने सामान हैं जो दूध से बनते हैं, चीज़ और हैवी क्रीम, ये सब आपको परहेज करना पड़ेगा। ऐसे चीज़ जो ट्रिगर पैदा करते हैं पेट में, ऐसे ड्रिंक को नहीं लेना है। जैसे एक बहुत ज़्यादा चाय, एक्स्ट्रा चाय, एक आध कप चलेगा। कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेना है, एल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, और सॉफ्ट ड्रिंक कॉफ़ी को बिल्कुल नहीं लेना है। ये गट में इरिटेबल पैदा करता है, इरिटेबिलिटी। चौथी चीज़ है ऑयल और एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ऑयली चीज़ें, फास्ट फूड, डीप फ्राइड आइटम जो गहरे रूप से डीप रूप से फ्राई किया हुआ है, और एक्सेसिव स्पाइसी अधिक मात्रा में जो मसालेदार भोजन है उनको नहीं लेना है। रॉ वेजिटेबल नहीं लेना है। पांचवा, रॉ वेजिटेबल, आपको सलाद नहीं लेना है। ये सब रॉ कच्चा में आपको नहीं खाना है। अगर इसको खाना है, इसको माइंडली स्टीम कर लीजिए, इसको हल्का सा स्टीम कर लीजिए, उबाल लीजिए और तब इसको खाइए। क्या खाना है? फाइबर युक्त भोजन खाइए। इसबगोल की भूसी खाइए। सुबह 1 गिलास पानी में 2 चम्मच पीजिए इसबगोल की भूसी। और ओट्स खाइए, कुक्ड वेजिटेबल खाइए, पकाया हुआ सब्जी, ये डाइजेस्टेबल होता है, ये सब खाइए। स्मॉल और रेगुलर मीट लीजिए, मील थोड़ा थोड़ा और बार बार 4-4 घंटे पर थोड़ा थोड़ा भोजन कीजिए। एक बार पूरा भर पेट भोजन न करें। हाइड्रेशन करें, पेट में पानी पर्याप्त मात्रा में, बहुत एक्सेसिव नहीं, लेकिन हमेशा इसको हाइड्रेट करते रहें पेट को। और स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और लोगों के बीच जाएं, मित्रों में रहें, अकेले न रहें, डिप्रेशन के शिकार ना हो। ये सब चीज़ें करने से
आपको IBS 4 से 6 हफ्ते तक या 2 महीने में बिल्कुल आराम हो जाएगा। और इसलिए ये अगर वीडियो आपको मेरी उसी तरह से लाभदायक लगती हो, स्वास्थ्य में फ़ायदा पहुंचाती हो या आपके ज्ञानवर्धन में काम करती है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा वीडियो, किस रोग की वीडियो चाहिए, उसको मैं अगले वीडियो में उसको इंक्लूड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।